नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, काफ़ी दिन के बाद आज क्लास हो रही है, तो आज हम जिस विषय की चर्चा करेंगे इस वीडियो में वह है भूगोल विषय। काफ़ी वीडियो भूगोल विषय की देखे आपने, तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे बहुत ही अच्छा टॉपिक है, समझने का टॉपिक है और दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो अपना जो टॉपिक है दोस्तों वो है अक्षांश व देशांतर। अक्षांश व देशांतर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, काफी दिन से आप पढ़ भी रहे हैं, छोटी कक्षाओं से ही आपको इनके बारे में बताया भी जाता है, अक्षांश और देशांतर। तो इस वीडियो में हम इस पूरे टॉपिक की हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्या होते हैं अक्षांश, क्या होते हैं देशांतर, क्या काम में आते हैं अक्षांश, क्या काम में आते हैं देशांतर, और क्यों आवश्यक है अक्षांश व देशांतर का निर्धारण। तो अंग्रेजी की बात करें तो अक्षांश को लैटिट्यूड कहा जाता है और देशांतर को कहा जाता है लॉन्गिट्यूड। तो एक एक की हम चर्चा करेंगे, आराम से समझें। सबसे पहले देखो, बात करें अक्षांश। अक्षांश अक्षांश अक्ष प्लस अंश, वैसे ये इसका जो अर्थ होता है अक्ष प्लस अंश। दोस्तों, पहले वाली जो वीडियो आपने देखे, मैंने एक टॉपिक आपको बताया था पृथ्वी की गतियां। उस समय मैंने आप लोगों को बताया था कि अक्षांश का जो निर्धारण हुआ है वो कौन सी गति के परिणाम स्वरूप हुआ है, पृथ्वी की परिक्रमण गति। ठीक है, तो अक्ष प्लस अंश, अक्ष अंश, तो क्या होते हैं अक्षांश। देखो, ये अक्षांश जो है, ये अक्षांश ये आपको नजर आएंगे ग्लोब व मानचित्र पर, जिसको आप नक्शा कहते हैं। ग्लोब व मानचित्र पर पश्चिम से पूर्व, कई जगह पूर्व से पश्चिम मिल जाता है, तो दोनों ही है, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम, यानी ग्लोब पर मानचित्र, ग्लोब या मानचित्र पर पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम खींची गई काल्पनिक रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं, काल्पनिक जो रेखाएं होंगी वो क्या कहलाएंगी, अक्षांश। ये हमेशा अक्षांश जो है ये खींची जाती है विषुवत, जिसको हम दूसरे शब्दों में भूमध्य रेखा कहते हैं। विषुवत या भूमध्य रेखा के उत्तर व दक्षिण, यानी विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण में खींची गई जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं उनको हम क्या कहेंगे, अक्षांश। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में कोणीय दूरी, कोणीय दूरी का निर्धारण, कोणीय दूरी का जो निर्धारण है वो जिनके माध्यम से होता है उनको हम क्या कहेंगे, अक्षांश। ध्यान रखना दोस्तों, ये हमेशा कैसी रहेंगी, काल्पनिक। वास्तव में अपनी पृथ्वी पर ये नहीं खींची गई है, हालांकि है काल्पनिक, लेकिन इनका जो प्रयोग है, उपयोग है, वो क्या रहता है, वास्तविक। तो पश्चिम से पूर्व खींचे जाएंगी। ध्यान रखना दोस्तों, इससे संबंधित कुछ विशेषताएं। देखो, अक्षांश होंगी वो हमेशा कैसे रहेंगे, वर्ताकार, वर्ताकार रूप में खींचे जाते हैं क्या, अक्षांश, ग्लोब और मानचित्र पर। जैसे सपोज दैट ये आपका ग्लोब हो गया, मान लेते हैं। देखो, ये आपका नॉर्थ है,
और ये आपका क्या हो गया साउथ। ये आपकी विषुवत रेखा है। अब देखो कोण या दूरी कैसे मापते हैं, जैसे मान लो यहाँ से अपन मान लेते हैं सपोज दैट ये 10 डिग्री है, यहाँ से ये बिंदु हो गया इसका केंद्र, और ये हो गया 10 डिग्री। तो 10 डिग्री इधर भी 10 डिग्री है और इधर भी क्या है, ये 10 डिग्री। तो इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है वो क्या कहलाएगी अपने लिए, अक्षांश। तो ये हमेशा कैसे होंगी, वर्ताकार। तो इस प्रकार से ये आपका पूर्व ईस्ट है और ये क्या है, वेस्ट। ऐसे खींची जाती है, इनको हम क्या कहेंगे, अक्षांश। ये नॉर्थ पोल हो गया। ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में कैसे जाएंगी, ये आपका साउथ पोल। लेकिन अभी आपको ये केवल लाइन दिख रही है, जब आप इसको ग्लोब पर देखेंगे तो ये कैसे कैसे जाएंगे आपके वर्ताकार। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे ये आपका क्या है, ग्लोब है। अब इस ग्लोब पर जो खींचे जाएंगे, मान लेते हैं ये पूरा ग्लोब है, ये इसका नॉर्थ पोल हो गया, ये इसका क्या हो गया, साउथ पोल। अब देखो इसमें जो अक्षांश का निर्धारण होगा, ये इसका क्या हो गया, पूर्व, ये क्या हो गया, पश्चिम। तो अक्षांश को खींच जाएंगे, ये 0 डिग्री हम खींच रहे हैं, तो ये 0 डिग्री इधर ऐसे, ये पूरा क्या बनेगा, एक वर्त बनेगा, सर्किल बनेगा। जैसे ये आपको लाइन दिख रही होगी, ये देखो ये वाली, ये पूरा क्या है, सर्किलर वर्त है। अब जैसे ये 0 डिग्री हो गया, ये इधर इसका नॉर्थ पोल हो गया, ये इसका क्या हो गया, साउथ पोल। अब नॉर्थ में आप जो भी खींचेंगे ऐसे खींचेंगे, वर्ताकार ही ऐसे वर्ताकार ही खींचेंगे, लास्ट में जाके क्या बन जाएगा, एक बिंदु बन जाता है। ऐसे दक्षिणी गोलार्ध में भी क्या खींचेंगे, अक्षांश खींचेंगे, जो कि क्या होंगी, वर्ताकार, और साउथ पोल भी क्या होगा, एक बिंदु। तो जैसा कि आपने देखा ग्लोब पर भी, इस प्रकार से ये क्या होती है, वर्ताकार होती है। और ध्यान रखना दोस्तों, सबसे जो बड़ा वर्त होता है, पूछ लेता है सबसे बड़ा अक्षांश वर्त, सबसे बड़ा क्या है, ये अक्षांश वर्त। और सबसे बड़ा अक्षांश जो वर्त होता है वो कौन सा होता है, 0 डिग्री। तो ध्यान रखना दोस्तों, सबसे बड़ा जो अक्षांश वर्त होता है वो कौन होता है, 0 डिग्री। ठीक है। जैसे जैसे आप बात करें 0 डिग्री से, जैसे जैसे आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जाएंगे, यानी उत्तरी गोलार्ध की तरफ जाएंगे और दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जाएंगे, तो वर्त का जो आकार है, सर्किल का जो आकार है, वो क्या होता जाता है, छोटा। ध्यान रखना, ये पूछ लेते हैं। देखो आजकल सीधे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं पूछते। क्वेश्चन क्या बन सकता है, देखो पहले क्या बनते थे क्वेश्चन, कि अक्षांश होते हैं, वर्ताकार होते हैं, अंडाकार होते हैं, या फिर रेखा के रूप में, अलग अलग प्रकार की चीजें। ठीक है। या फिर कुल अक्षांश कितने हैं, ये नहीं पूछते। आजकल क्या पूछेगा, विशेषता है, कि निम्न में से कौन सी अक्षांश की विशेषता नहीं है या फिर है। तो एक विशेषता इसकी ये हो गई कि ये क्या होंगे, हमेशा वर्ताकार होंगे। दूसरी विशेषता इसकी क्या हो गई कि ये जैसे जैसे आप विषुवत रेखा से उत्तरी गोलार्ध में जाएंगे या फिर कहाँ जाएंगे, दक्षिणी गोलार्ध में, तो ये जो वर्त है, वर्त का आकार क्या होता जाएगा, छोटा होता जाता है। और जैसा कि आपने देखा है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये तो क्या हो जाते हैं, केवल बिंदु हो जाते हैं। तो ये भी आपको समझना है। ध्यान रखना दोस्तों, ये आपकी क्या है, विषुवत है, विषुवत रेखा। जैसे जैसे आप ये विषुवत रेखा का नॉर्थ पोल या साउथ पोल, तो ये विषुवत रेखा संपूर्ण इस ग्लोब को 2 भागों में बांटती है। ये इसका क्या कहलाएगा, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध क्या कहलाया, उत्तरी गोलार्ध। और ये क्या कहलाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि उत्तरी गोलार्ध में जितनी भी अक्षांश खींचे जाएंगे वो सभी अक्षांश किस नाम से जाने जाएंगे, उत्तरी अक्षांश। इनको हम किस नाम से जानते हैं, उत्तरी अक्षांश। इन सबको हम क्या कहेंगे, उत्तरी अक्षांश। और दक्षिणी गोलार्ध वाले जो खींचे जाएंगे उनको हम क्या कहेंगे, दक्षिणी अक्षांश। तो आपके कंफ्यूजन रहता है कि उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश। तो ये ध्यान रखना आपको कि उत्तरी गोलार्ध की तरफ खींचे गए सभी अक्षांश उत्तरी अक्षांश कहलाएंगे, दक्षिणी गोलार्ध की तरफ खींचे गए सभी अक्षांश दक्षिणी अक्षांश कहलाएंगे। जैसे हम पढ़ते हैं 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इस प्रकार से हम पढ़ते हैं।
तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। उत्तरी अक्षांश ये देखो, ये 0 से शुरू होती है, ये आपका क्या हो गया 0, और लास्ट में जाके ये 90 डिग्री क्या है नॉर्थ, 90 डिग्री क्या होते हैं नॉर्थ, और 90 डिग्री क्या होते हैं ये साउथ। तो तीसरी जो विशेषता की हम बात करें कि जो अक्षांश है, अक्षांश, कुल अक्षांश कितने होते हैं, इसको लेकर काफी जो मेरे मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं, वो कंफ्यूजन रहते हैं कि अक्षांश, अक्षांश रेखा, अक्षांश वर्त, इनको लेकर अक्सर दोस्त कंफ्यूज रहते हैं। तो वो आप समझ लें क्या है। तो अक्षांश की बात करें तो अक्षांश जो टोटल है वो है 180। अब आप कहोगे कि अक्षांश 180 कैसे है, वो देखो, देखो 0 से लेके कहां तक है 90 तक। तो देखो नॉर्थ में कितने हैं अक्षांश 90 हैं, और साउथ में भी क्या है 90, और 90 और 90 दोनों का अगर आप काउंट करेंगे तो कितना आएगा 180। अब कई मित्र लोग ये कहेंगे कि 0 डिग्री जो है वो क्या अक्षांश नहीं है। देखो अक्षांश की बात करें, देखो ये 0 डिग्री सपोज है, और ये आपका हो गया 1 डिग्री, ये नॉर्थ में हो गया, ये 1 डिग्री हो गया साउथ में। अब देखो 0 डिग्री और ये 1 डिग्री, इन दोनों के मध्य अक्षांश कितने हैं, इनके मध्य केवल एक अक्षांश है, ठीक है। ये 1 डिग्री और ये 2 डिग्री, इनके मध्य भी कितने हो गए एक अक्षांश। ऐसे 0 से लेके 90 तक केवल कितने होते हैं 90 होते हैं, ये ध्यान रखना है। और 0 से 90 साउथ में भी कितने होते हैं 90। तो अक्षांश की बात करें तो कितनी आएंगे 180। अब बात करें, जैसा कि आप जानते हैं कि अक्षांश हमेशा कैसे होंगे वर्ताकार, तो ध्यान रखना अक्षांश जो वर्त है, देखो 2 चीजों को लेकर कंफ्यूजन रहता है मेरे दोस्तों में, अक्षांश वर्त और एक है अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा। तो अक्षांश वर्त की बात करें तो अक्षांश जो वर्त होते हैं ये होते हैं 179, 179। अब कई दोस्त कहेंगे कि 179 कैसे, वो भी आपको क्लियर करेंगे। तो अक्षांश जो वर्त होते हैं वो 179 होते हैं। देखो कैसे होते हैं, देखो ये 0 डिग्री एक अक्षांश वर्त है, ये 1 डिग्री, ऐसे आप जाएंगे 89, यानी नॉर्थ में आप जाएंगे 89, 89 आपने कहा देखे वर्त नॉर्थ में, ऐसे ही 89 आपके कहा आ जाएंगे साउथ में, साउथ में भी कितने हैं 89, और 89 और 89, इसके अलावा एक आपका आ गया 0 डिग्री, एक कौन हो गया आपका 0। तो इसको अगर आप काउंट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके 179, ठीक है। तो अक्षांश वर्त, अब आप कहोगे कि 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, ये आपको ध्यान रखना है कि 90 डिग्री जो नॉर्थ है और 90 डिग्री जो साउथ है वो क्या नहीं है, वर्त नहीं है। ये केवल क्या है 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, ये क्या है बिंदु, और बिंदु जिसकी कोई रेडियस, वर्त की परिभाषा क्या होती है, जिसका एक निश्चित क्या हो रेडियस हो, उसको हम क्या कहेंगे वर्त। लेकिन 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ इसके क्या नहीं है, रेडियस नहीं है, इसलिए इनको हमने वर्त नहीं माना, इसलिए अक्षांश वर्त सही आपका रहेगा 179। अब बात करें अक्षांश रेखा की, तो पहले बात मैं आपको यह बता दूं कि रेखा, वास्तव में रेखा जो शब्द है वो पृथ्वी के लिए सही नहीं रहेगा, क्योंकि पृथ्वी एक ग्लोब है, वर्ताकार है, ग्लोब के आकार की है, ग्लोब के आकार के होने के कारण इसमें रेखाएं नहीं कि आप कैसे जाएंगे वर्त। हाँ ध्यान रखना, रेखाएं हमेशा कहां पे होंगी, तो होंगी मानचित्र पर। अगर आप नक्शे पर, अगर वर्त को आप समतल पेज पे ले लेते हैं, मानचित्र पर अगर उसको आप इंगित कर लेते हैं, तो फिर वो वर्त नहीं कहलाएंगे, क्या कहलाएंगी रेखाएं। और मानचित्र पर जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो होती हैं 181। तो ये भी आपको ध्यान रखिए, ये 3 फैक्ट्स जो कि आपको पता होना चाहिए। अक्षांश वर्त, ठीक है, एक तो अक्षांश, एक अक्षांश वर्त और अक्षांश रेखा। तो ध्यान रखना रेखा हमेशा कहां आपको मिलेगी, मानचित्र पर। ये देखो मानचित्र मैंने बताया कैसे, जैसे हम पढ़ते हैं, देखो यहां पे लिख देता हूं मैं, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये मानचित्र है वो, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये आपका क्या हो गया वेस्ट, ये आपकी क्या हो गई 0 डिग्री, ये क्या हो गई 0, 0 से लेके 90 और 0 से लेके 90। तो देखो ये 90 तो ये हो गए और 90 ये हो गए, क्योंकि यहाँ पे हमने 90 को हमने बिंदु के रूप में प्रदर्शित नहीं किया, किस रूप में प्रदर्शित किया है, रेखा के रूप में। इस वजह से 90 और 90 180 और 1 0।
कितने हो गए 181। तो ये भी आपको क्या रखना है ध्यान। तो आशा करते हैं कि चीज आपको समझ में आ रही होगी। तो पढ़ क्या रहे हैं अक्षांश व देशांतर। तो अक्षांश अक्ष प्लस अंश ग्लोब और मानचित्र पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाएंगी अक्षांश। दूसरे शब्दों में विषुवत या भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में कोणीय दूरी का जो निर्धारण होता है, कोणीय दूरी को मिलाने वाली जो लाइनें होती हैं उनको क्या कहेंगे अक्षांश। ठीक है, किस रूप में होंगे हमेशा वर्ताकार। सबसे बड़ा जो वर्त होता है वो कौन सा होता है 0 डिग्री अक्षांश। कौन सा होता है 0 डिग्री अक्षांश। ये सबसे बड़ा क्या होता है अक्षांश वर्त। ठीक है, और ये 0 डिग्री है, ये एक प्रकार का क्या है दीर्घवर्त है। दीर्घ यानी बड़ा, बड़ा वर्त या दीर्घवर्त भी आप इसको बोल सकते हैं। आगे आपसे पूछूंगा मैं आपसे, अगर आपको आंसर आता है तो अभी बता दें कि संपूर्ण ग्लोब पर कुल कितने दीर्घवर्त होते हैं, दीर्घवर्त कितने होते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, भी चर्चा करेंगे उसकी। तो नॉर्थ और साउथ में आप जब जाओगे इसकी विशेषताओं की बात करें तो वर्त का आकार क्या होता जाता है छोटा होता जाता है। अक्षांश कितने 180 है, नॉर्थ में 90, नॉर्थ में साउथ में भी 90 है। अक्षांश वर्त 179 और अक्षांश रेखाएं 180। तो आशा करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, अगर कोई दोस्त स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। तो अक्षांश वर्त की हमने चर्चा कर ली, अक्षांश रेखाओं की हमने चर्चा कर ली। अगली विशेषता की तरफ बात करते हैं। एक चीज मैंने आपको बता ही दिया कि जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाएंगे अक्षांश जो वर्त होते हैं वर्त का आकार क्या होता जाएगा छोटा। ये भी आपको ध्यान रखना है, वर्त का आकार क्या होता जाता है छोटा होता जाता है। नेक्स्ट विशेषता, नेक्स्ट देखो दूरी नंबर 4। देखो दो अक्षांश नहीं छोड़ रही, दो अक्षांश वर्त, दो अक्षांश जो वर्त होते हैं उनके बीच की दूरी। देखो दो अक्षांशों के जो वर्त होते हैं, दो अक्षांश वर्त, उनमें विषुवत रेखा, विषुवत रेखा के पास, विषुवत रेखा के पास जो दूरी होती है वो लगभग होती है 110.6 किलोमीटर। तो ध्यान रखना विषुवत रेखा के पास जो अक्षांश वर्तों की जो औसत दूरी है वो कितनी है, विषुवत रेखा के आसपास 110 होती है। और ये दूरी आगे बढ़ते हुए ध्रुवों की तरफ, जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाएंगे ध्रुवों पर इसकी दूरी जो है वो कितनी हो जाती है 111.7 किलोमीटर। तो ध्यान रखना विषुवत रेखा के पास इसकी दूरी 110 किलोमीटर, 110.6 किलोमीटर, और ध्रुवों पर जाते जाते इसकी दूरी कितनी हो जाती है 111.7 किलोमीटर। ऐसा क्यों, आपके दिमाग में क्वेश्चन भी आ रहा होगा और आना भी चाहिए कि ऐसा क्यों है। क्योंकि ध्रुव पर क्या है जो पृथ्वी का जो आकार है वो क्या है चपटा, चपटा होने के कारण यहाँ पे दो अक्षांशों के बीच की दूरी क्या होती जाती है बढ़ती जाती है। तो ध्यान रखना आपको, एक चीज मैंने पहले ही बताया आपको कि जैसे जैसे आप विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाएंगे तो वर्त का आकार छोटा होगा, लेकिन दो अक्षांशों के बीच की दूरी क्या होगी बढ़ेगी। तो ध्यान रखना विषुवत से, विषुवत रेखा से, विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर, ध्रुवों की तरफ जाने पर
दूरी में क्या होगा, दूरी क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ जाएंगे वैसे वैसे दूरी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जो 110.6 किलोमीटर थी वो कितनी हो जाएगी, 111.7 किलोमीटर। चलो, इसके अलावा यहाँ जो दो अक्षांश यहाँ पे अगर बात करें औसत दूरी, जो औसत दूरी होती है दो अक्षांशों के मध्य वो कितनी है, 111 किलोमीटर। लगभग हम इसको कितना मान लेते हैं, 111 किलोमीटर। तो दो अक्षांशों के बीच विषुवत रेखा पर जो दूरी होती है 110.6 किलोमीटर रहती है और ध्रुवों पर बढ़कर ये कितनी हो जाती है, 111.7। विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर दूरी बढ़ेगी, ये भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो विशेषता है नंबर 5 नंबर पे बात करें, दो कर्मिक अक्षांश के मध्य का क्षेत्र, दो कर्मिक अक्षांश, दो कर्मिक अक्षांशों के मध्य का जो क्षेत्र है, दो कर्मिक अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र है वो कहलाता है जोन। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्या कहलाता है, जोन कहलाता है। इसको हम कटिबंध भी कहते हैं, हिंदी में हम क्या कहेंगे, जोन या कटिबंध। कि दो कर्मिक अक्षांशों के मध्य का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, जोन। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो आकार हमेशा ध्रुवों की तरफ छोटा होगा, लेकिन दूरी जो है वो जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से उत्तर में जाएंगे या दक्षिण में जाएंगे तो दूरी में क्या होगी, बढ़ेगी। और ये दूरी ध्रुवों पर जाकर कितनी हो जाती है, 111.7 किलोमीटर। इसलिए औसत जो दूरी हमने मानी है वो कितनी मानी है, 111 किलोमीटर। दो कर्मिक अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है, जोन या कटिबंध। चलो नेक्स्ट बात 6 नंबर पे हम बात करें छठी विशेषता, जो इसकी अक्षांशों की पूरी डिटेल आप समझे आराम से एक एक चीज। तो दो कर्मिक अक्षांश, ये चीज आपने पढ़ ली है। नंबर 6 की बात करें तो इनका उपयोग, इनका क्या महत्व है। देखो, दो स्थानों के मध्य आपको क्या याद करनी है, दो स्थानों के मध्य अगर आपको क्या जानना है, दूरी का जो ज्ञान या मापन जो किया जाता है वो हमेशा काय के माध्यम से होगा, अक्षांश के माध्यम से। इसके अलावा उपयोग नंबर 2, ताप कटिबंध का जो निर्धारण है, हमने ताप कटिबंध पढ़े हैं। ताप कटिबंध का जो निर्धारण होगा वो भी किनके माध्यम से होगा, अक्षांश के माध्यम से ही ताप कटिबंधों का निर्धारण। किसी भी स्थान की आपको स्थिति, लोकेशन अगर ध्यान रखनी है, स्थिति का निर्धारण। हालांकि इसके लिए देशांतर भी काम में आएंगे, लेकिन अक्षांश और देशांतर दोनों ही काम में आते हैं। किसी भी स्थान की स्थिति, कि कोई भी देश, उसकी लोकेशन, कोई भी भौगोलिक क्षेत्र, उसकी लोकेशन क्या है, तो वो लोकेशन हमें कहां से पता चलती है, अक्षांश और देशांतर दोनों में भी इस चीज को पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देशांतर की चर्चा करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। और जो रीट भर्ती परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं मेरे साथी लोग, उसमें सिलेबस में भी दे रखा है, यहाँ से निश्चित ही आपके सामने 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और राजस्थान सरकार ने इसकी तिथि का भी निर्धारण कर दिया है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा, कि ये जो रीट का जो आयोजन होगा वो कितनी तारीख को होगा, 26 सितंबर। तो आप 26 सितंबर को ही एग्जाम डेट मानकर तैयारी करें और निश्चित ही 26 सितंबर को आपकी एग्जाम लगेगी। धन्यवाद।